बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के हवाले से। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात होती है तो जहन में एक ही बात आती है कि उसके एक के बाद एक विकेट गिरने का सिलसिला ताहाल जारी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ एक जानिब विकेटें गिर रही हैं, वहीं यही रहनुमा आपस में भी मुलाकातें कर रहे हैं। अब इनकी मुलाकातों का जो अहवाल है वो भी दिलचस्प है। कभी ये सुनने में आता है कि मुलाकात नहीं हुई, जिन रहनुमाओं के नाम लिए जाते हैं वो ही कह देते हैं, इसी बात की तरदीद कर देते हैं कि नहीं हमारी मुलाकात नहीं हुई। कुछ दूसरे रहनुमा कहते हैं कि मुलाकात हुई है, जिसका नतीजा अब सामने आने वाला है। अगर महमूद मौलवी की बात की जाए तो सीनियर रहनुमाओं में सबसे पहले उन्होंने पीटीआई को खैरबाद कहा। उनकी जानिब से यही कहा गया था कि अब शायद वो सियासत में दोबारा कदम नहीं रखेंगे। लेकिन रात को निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने ये कहा कि जो शाह महमूद कुरैशी से उनकी जेल में मुलाकात हुई है उसके नताइज अब 2 दिन के अंदर आ जाएंगे। महमूद मौलवी ने कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग गुफ्तगू भी की, जिसके हवाले से अगर हम आपको बताएंगे, उनका कहना था कि आम इंतखाबात अक्टूबर में होते ही नज़र आ रहे हैं। इस वक्त पीटीआई का साइड में होना मसले का हल नहीं है। महमूद मौलवी कहते हैं कि माजी में नवाज शरीफ भी नाअहल हुए थे और बेनज़ीर ने भी पार्टी अमीन फ़हीम के हवाले की थी। इस बात को अगर हम देखें इसी पर्सपेक्टिव में, अगर हम बात को मज़ीद बढ़ाएं, जो कि आज का हमारा बेसिक सवाल भी होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी होगा, जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साइड पे होना कोई हल नहीं है। अब क्या बेनज़ीर की मिसाल देने के बजाय या अमीन फ़हीम के हवाले बेनज़ीर ने पार्टी की थी, इससे कहीं ये बात ड्राइव तो नहीं हो रही कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो पार्टी की क़यादत संभालेंगे? क्योंकि कुछ इस हवाले से भी चहमगोइयाँ हो रही हैं, इस हवाले से भी बातें सामने आ रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी को पीटीआई संभालने की ऑफ़र दी गई है। आया वो इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि अभी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। आने वाले वक्त में क्या वो पार्टी क़यादत संभालने की कोशिश करेंगे या फिर नहीं करेंगे, इसके हवाले से हमारे पैनलिस्ट का क्या सुनना है और मानना है, उन्हीं से जान लेते हैं। तारुफ कराएंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं नुसरत मिर्ज़ा साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर खुशामदीद कहना चाहूँगी। गरीदा फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर एनालिस्ट हैं, आपको भी खुशामदीद। असद महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर एनालिस्ट हैं। और राजा आमिर अब्बास लॉ एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। नुसरत मिर्ज़ा साहब, आपसे आगाज़, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? जो बात आप, शाह महमूद कुरैशी हमेशा क्रेडिबल कैंडिडेट रहे संभालने के लिए, और वैसे भी उनका यूँ हक़ है कि जिस वक्त उन्होंने वज़ारत ख़ारजा से इस्तीफ़ा दिया था उसके बाद में हमें उनको उस की भी उनको जो प्राइज़ के तौर पर उनको देना है, किसी न किसी स्टेज पर वज़ीर-ए-आज़म बनाना है। तो मैं ये समझता ये हूँ कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं हमेशा इमरान खान के साथ साथ लगे रहे हैं, इस लिहाज से कि उनको किसी न किसी मौके पर मौका मिल जाएगा वज़ीर-ए-आज़म बनने का। ये आप याद करें कि जिस वक्त इमरान खान साहब को हटाया गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से, तो शाह महमूद कुरैशी इस बात के हामी थे कि वो असेंबली से इस्तीफ़ा नहीं देंगे और ताकि वहाँ पार्टी चलती रहे, और वो पार्टी के सरबराह भी वहाँ पर थे या बन सकते थे जिस वक्त अगर वो इमरान खान हट जाते तो उस वक्त ये बात तय हुई कि इमरान खान ने ये जाकर वहाँ पर असेंबली के अंदर खुद जाकर इस्तीफ़ा दे दिया, तो मजबूरन शाह महमूद कुरैशी को भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। अदरवाइज़ वो शाह महमूद कुरैशी इस बात के हक़ में थे कि हमें इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, जो सही बात थी, और इस्तीफ़ा की बजाय हमें पार्लियामेंट में रहना चाहिए। उनके उस वक्त 154 अफराद थे पार्लियामेंट में, तो 154 अफराद में और 174 अफराद में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। किसी स्टेज पे भी आदमी जो है वो अपने साथ में लोगों को मिला सकता था, और अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके एस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती हो जाती तो वो जो करनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक ये जो शहर है एस्टेब्लिशमेंट का वो टूटा नहीं है, और वो लोग बाग जो हैं पावर पॉलिटिक्स में जो खिलाड़ी हैं वो किसी सूरत में भी ये नहीं कह सकते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर यहाँ पर पाकिस्तान में कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, क्योंकि ये बात चली आ रही है 60s से भी पहले से कि ये हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मैंने किसी न किसी शक्ल में मैंने हुकूमत में मौजूद होती है। तो अब एक ज़माना था जब मैं इमरान खान साहब से, हमारे दोस्त हैं इरशाद आरिफ साहब जो कि इस वक्त CPNE के सदर हैं, जो काउंसिल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस के जो उनके सदर हैं, वो मुझे ले गए थे इमरान खान के पास मिलाने के लिए। जब शुरू हुआ था इनका सिलसिला, तो इनके जो लाहौर का घर है जहाँ पर ज़मान टाउन, यहाँ पर हम मिलने गए थे इनसे। इन्होंने मुझसे पूछा
عمران خان صاحب نے کہ میں کراچی میں جلسہ کرنا چاہتا ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو میں نے بتایا کہ بھائی آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی پڑے گی، ویسے تو آپ کراچی میں جلسہ نہیں کر سکتے کیونکہ الطاف حسین جلسہ کرنے نہیں دے گا۔ تو پھر انہوں نے اس کے بعد میں کوئی سوال نہیں کیا، اور انہوں نے پھر بعد میں بہت بڑا جلسہ کیا کراچی میں۔ تو اب یہ صورتحال ہے، جب ان کو معلوم بھی تھا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا ہے، لے کے بھی وہ لوگ آئے ان کو، تو وہ اب ایسی صورتحال میں آپ انڈیپینڈنٹلی نہیں حکمرانی کر سکتے ہیں پاکستان میں، ابھی وہ مقام نہیں آیا ہے، اس کے لیے آپ کو بہت تیاری کرنی پڑے گی، آپ کو بہت سے لوگوں کو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا شاہ محمود قریشی جو ہے وہ پارٹی قیادت سنبھالنے کے لیے رضامند ہو جائیں گے یا نہیں؟ کیونکہ کچھ ایسی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ ان کو آفر کرائی جا رہی ہے، لیکن ابھی ان کا کوئی جواب سامنے نہیں آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ سرٹنلی آپ دیکھیں نا کہ پوری دنیا کس طرف جا رہی ہے، اور ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے میڈیا کے اوپر کن ٹاپکس کو لے کے بیٹھے ہیں، یا ہمارے اب کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ نہ ختم ہونے والے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اینڈ یہ کس نے کریٹ کیے؟ یہ آپ کے پولیٹیکل پارٹیز نے، یا ان پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کریٹ کیے ہوئے ہیں۔ کہنے کو تو ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہاں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے یا ان کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے جو نیریٹو بلڈ کیا آفٹر 10 اپریل پچھلے سال سے، وہ کوئی نیریٹو ایسا نہیں تھا کہ جس کو آپ کہیں کہ نہیں اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ وائی بیکاز میں کئی دفعہ اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ان کا سارے کے سارا فوکس جو ہے وہ سیاسی ہونا چاہیے تھا، پی ڈی ایم کے اوپر ہونا چاہیے تھا، بٹ انفارچونیٹلی وہ غلطی در غلطی کرتے چلے گئے، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے جو ان کے فالورز تھے، جو ان کے ووٹرز تھے، جو ان کو ساتھ ہوتے تھے، ان کو ود دی پیسج آف ٹائم وہ ان کے نیریٹو کو ہائپ دیتے چلے گئے، اور اس لیول پہ پہنچے جو کہ پھر آپ 9 مئی تک بات آ گئی، اور 9 مئی کے بعد آج ہم 2 جون کو ان ساری چیزوں کو ڈسکس کریں کہ واٹ نیکسٹ۔ سرٹنلی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو تحریک انصاف ہے یہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور نارملی ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ اٹ از ناٹ اونلی ان پاکستان، آپ باہر کی دنیا کے اندر بھی دیکھ لیں کہ جب کسی بھی شخصیت کو یا پھر پولیٹیکل پارٹی کو بزور قوت دبانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کی طرف سے اتنی ریٹیلیشن آتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ پبلک کا بھی ایک لحاظ سے اتنا ہی رسپانس اس پارٹی کی طرف ہوتا ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، اٹس ناٹ کہ جی وہ قائم ہے، بلکہ ایک لحاظ سے اس کے اندر بڑھوتی آپ کو نظر آئی ہے۔ اب یہ ہے جی کہ ایک ایک کر کے دیکھ رہے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑا۔ آپ اب اسی کے ساتھ جب شاہ محمود قریشی نیچرلی ان کی تمام جو اگر کہیں کہ فرسٹ گریڈ یا سیکنڈ گریڈ یا ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری تو جیلوں کے اندر بند ہے۔ کس نے بند کیا؟ جمہوری حکومت جو پی ڈی ایم کی اس نے بند کیا۔ وہ فائن، لیٹ اٹ بی لائک دیٹ۔ اب بات یہ آتی ہے کہ اچھا جب تھوڑا سا ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا، وہ لوگ جن کا تعلق پنجاب سے تھا پی ٹی آئی کے تھے یا جو پھر کے پی سے تھے، تو ایک بڑا ایک کلیئر ڈفرنس آپ کو نظر آتا ہے کہ کے پی کی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی شاید ان کے اندر آپ کو زیادہ اسٹرینتھ نظر آئی ہے، اور انہوں نے ریزسٹ بھی کیا کہ نہیں جو بھی ہو جائے ہم اس طریقے سے اس پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے۔ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے ہم اس کو مزید بھی۔ غریدہ آپ سے جاننا چاہوں گی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اسپیشلی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں پی ٹی آئی کا مستقبل کیسا دیکھ رہی ہیں؟ ایک کے بعد ایک جہاں وکٹ گرنے کا سلسلہ جاری ہے، وہیں کچھ ملاقاتیں بھی ہیں، ان کا بھی احوال آپ کے سامنے ہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا سیاسی مستقبل پی ٹی آئی کا؟ دیکھیے پاکستان میں تحریک انصاف کا مستقبل تو اس وقت سیاسی مستقبل تو اس وقت ختم ہو چکا ہے، کیونکہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جس طرح سے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے پچھلے 1 سال کا تسلسل تھا کہ اس تسلسل میں انہوں نے نہ صرف بیانات دیے بلکہ انہوں نے اس قسم کی چیزیں پروپیگیٹ بھی کی کہ جنہوں نے ان کے کارکنان کو مشتعل کیا۔ اب یہ چیز تو واضح ہو چکی ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ملوث تھے مختلف حساس تنصیبات کے حملوں میں، جی ایس پی کے حملے میں، کور کمانڈر ہاؤس کے حملے میں، تو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی کارکنان تھے، اور وہ ایڈمٹ بھی کر لیے گئے کہ جی ہمارے کارکنان تھے۔ اب جس طرح سے بڑے بڑے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آج اسد کیسر پرویز خٹک نے بھی جماعت چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک کوئی سیاسی مستقبل نظر نہیں آ رہا کسی بھی صورت، کیونکہ الیکشن ابھی آپ دیکھیں ستمبر اکتوبر نومبر میں الیکشن ہونے، اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ الیکٹیبل کی سیاست کی ہے۔ کبھی بھی انہوں نے نوجوان چینوں کی بنیاد پہ اپنا کمپلیٹ یا اپنا 50% بھی انہوں نے سیاست کا نہیں لڑا۔ تو یہ سیفلی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کہنا کہ جی ووٹ صرف ایک شخصیت کا ہے اور وہ شخصیت
जिसको भी टिकट दे देगी तो वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये सियासी माजी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी भी सीटें हासिल की 2013 में, चाहे जितनी भी की 2018 में लैंडस्लाइड विक्ट्री जो है अपैरेंटली थी, जो कि कंट्रोवर्शियल है, इन सब चीजों को सामने रखते हुए पीटीआई ने हमेशा इलेक्टेबल्स की सियासत की है, यानी कि जितने भी बड़े लोग हैं उनकी सियासत की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो वो इलेक्टेबल्स इस वक्त पीटीआई के पास मौजूद नहीं है, और उन इलेक्टेबल्स के होते हुए अब 342 सीटें हैं कौमी असेंबली के ऐवान में। तो 342 की तमाम सीटों पे कोई एक शख्सियत जो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे ना, आपको लोग चाहिए हैं जो कि वो सीटें जीत के आप कम से कम हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाए। तो अगर कोई ये समझता है कि वो फ्रेश शेयरों को लेके आ जाएगा या वो नॉन इलेक्टेबल्स को लेके आ जाएगा, हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगा, तो ये नामुमकिन में से है, ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है। तो फिलहाल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आता। ठीक हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपको सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा है। अगर एक वक्त को हम सिर्फ शाह महमूद कुरैशी को डिस्कस करें, उनका सियासी स्टांस कैसा आप देखती हैं? क्या वो इतने अहल हैं कि वो पार्टी क़यादत संभाल सके? लेकिन जहाँ तक शाह महमूद कुरैशी का सवाल है, एक जमाने में वो मुस्लिम लीग नून के साथ भी रहे, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो करीबी पोजीशन में रहे। तो खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए जो इस वक्त एट स्टेक है पॉलिटिकली, वो बहुत ज्यादा है। ना वो बीजेपी से जा सकते हैं, ना वो पार्टी में लगा सकते हैं, ना पीपल्स पार्टी को वापस दे, क्योंकि ये दोनों जमातें पहले ही ओवर क्राउडेड है। इलेक्शन आने वाले हैं, सब बातें जो है अब तक देखती हैं कि वो किसको टिकट देंगी, और उस टिकट से कोई उसके मध्य मुकाबले कोई बड़ी शख्सियत तो नहीं है, ताकि ऐसा ना हो कि वोट बैंक टूट जाए। तो ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया गरीदा, हम कंटिन्यू करेंगे। आमिर साहब, आपको क्या लगता है, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब -1 पॉलिसी और -1 फार्मूले पर काम होने जा रहा है, और अगली क़यादत जो है वो शाह महमूद कुरैशी संभाल सकते हैं? देखें जी, अगर हम आईने पाकिस्तान को देखते हैं तो हाकमियत आला अल्लाह ताला की है, और अल्लाह ताला के बाद ज़मीन पे उसके अवाम के, उसके लोगों की थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स है। अब अगर ये आईने पाकिस्तान ने हक अवाम को दिया हुआ है कि वो अपनी मर्जी के अफराद को इलेक्ट करें, फिर तो हम जो कि इस मुल्क में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है, जिसकी वजह से दूसरे भी हैं, फिर तो हम उसको हल करते हुए नजर का या अपनी मर्जी के जो उनके नुमाइंदे हैं उसको इलेक्ट करने का हक उन्हें नहीं दिया गया। और किंग्स पार्टीज जैसे कि मुशर्रफ के दौर में बनी, IGI ने उस वक्त जो बनी, उस वक्त भी आपके इल्म में है, अगर वो वाला कॉन्सेप्ट हुआ तो सबसे बड़ी बात होगी कि ये जो इलेक्शंस होंगे ये इस पे किसी को ट्रस्ट नहीं होगा। इसको इंटरनेशनल, हमने खाली आइसोलेशन में नहीं रहना, हमने बैरूनी हमारे दोस्त हैं, दुश्मन है, इंटरनेशनल हमारा एक प्लेटफॉर्म है, दुनिया है, उसमें हमने ये जरूर जाहिर करना है कि ये जो इलेक्शंस है, क्योंकि ये दूर की बात है कि शाह महमूद कुरैशी आता है या जो, लेकिन पहली बात है कि इस पूरे प्रोसेस को हमने शफाफ बनाना है, और शफाफियत के लिए ये जो तरीक़ेकार बज़ाहिर नजर आ रहा है कि जो PTI को क्रश करने का या इस किस्म का काम हो रहा है, ये एक टेक्निकली या पॉलिटिकली एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हमें एक कोई ऐसा बेहतरी की तरफ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा ये अमल। और जहां तक रहा शाह महमूद कुरैशी, अगर PTI की, अगर इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जाता है तो फिर डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब क्या ऐलान करते हैं और इमरान खान साहब का क्या डिसीजन होगा। ठीक हो गया, आपका भी पॉइंट आ गया, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज के दूसरे टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। जरा देखते हैं कि व्यूअर्स का क्या मानना है, वो उन्हें क्या लगता है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत शाह महमूद कुरैशी संभालेंगे या नहीं। 50% को ये लगता है कि जी हाँ वो संभाल सकते हैं, 50% को ये लगता है कि वो संभाल नहीं सकते, यानी कि पब्लिक भी यहाँ पे कंफ्यूज नज़र आ रही है। 50% को लगा कि शाह महमूद कुरैशी संभाल सकते हैं, 50% का ये मानना है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी क़यादत नहीं संभाल सकते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के जाने बड़े, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। जब भी हम हुकूमती परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक आम आदमी से भी आजकल अगर आप सवाल करें तो नाला नज़र आएगा, नाराज़ नज़र आएगा, और यही कहता सुनाई देता है कि नून लीग की हुकूमत ने भी आकर 14 माह में कुछ नहीं किया। मज़ीद जो है वो हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। सियासी हालात की हम जब बात करते हैं, सियासी हालात के साथ माशरती हालात, मुआशी हालात,
इन सब पे जब हम नज़र डालने की बात करते हैं तो आजकल हमारी सोसाइटी में एक ही सवाल रेज़ हो रहा है कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। हर तरफ हमें जो है वो एक अफरा तफरी की कैफियत नज़र आ रही है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। कुछ लोगों से इलेक्शन के हवाले से बात करें तब भी वो यही कहते दिखाई देते हैं इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, आने वाली हुकूमत क्या करेगी। कुछ दिन कबल हमने ये भी बात की थी कि आगे आने वाली हुकूमत भी अगर मखलूत होती है तो फिर क्या वो मुल्की हालात को बदलने में कारआमद साबित होगी या फिर वो मुल्की हालात को बेहतर बना सकेगी। तब इस पे भी बहुत सारी कन्फ्यूजन रेज़ हुई थी कि पता नहीं कि मखलूत हुकूमत का क़याम अमल में आता है या नहीं, या फिर इस वक्त भी अगर हम नज़र डालें तो मुल्क में मखलूत हुकूमत है। ऐसा ही कुछ बयान जो है वो कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब की जानिब से भी आया है। वो कहते हैं कि ये हुकूमत नून लीग की नहीं बल्कि पीडीएम की है। हमेशा यही बात की जाती है कि नून लीग ने कुछ नहीं किया, नून लीग कुछ नहीं करी, जबकि ये हुकूमत सिर्फ नून लीग की नहीं बल्कि ये पीडीएम की हुकूमत है। अब उन्हीं के बयान के हवाले से आज हमारा भी जो सवाल है वो यही है कि मुल्की मईशी जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, मुआशी सूरत हाल पे नज़र डाल रहे हैं, जो हमारी सियासी सूरत हाल जिसमें बिगाड़ नज़र आ रहा है, जिसमें हमें थोड़ी अफरा तफरी नज़र आ रही है, क्या वाकई इसका सारा मलबा पीडीएम पे डालना दुरुस्त है या सिर्फ नून लीग को हम कसूरवार ठहराते हैं? तो मैं सवाल का आगाज़ करना चाहूँगी नुसरत मिर्ज़ा साहब आपसे ही। आपको क्या लगता है नून लीग को महज हम जो है कसूरवार ठहराएं, ये दुरुस्त है या नहीं? इस हवाले से कि वज़ीर-ए-आज़म उनका है तो वो यस और नो दोनों बातें आप कह सकते हैं, इस लिहाज से कि अगर वज़ीर-ए-आज़म की ये ज़िम्मेदारी है कि वो मामलात को संभाले और जो पाकिस्तान में हो रहा है वो टीम का कैप्टन तो वही है ना, जो वज़ीर-ए-आज़म वो मुस्लिम लीग नून का है। अब अगर वो अपना ज़ाहिर है कि जो वजारतें हैं उन्होंने इसने पीपल्स पार्टी ने वो वजारतें ली हैं जो जिससे पाकिस्तान का ताल्लुक़ नहीं है, यानी पाकिस्तान की महंगाई से ताल्लुक़ नहीं है, और उससे मामला वज़ीर दाखिला उनके पास है, उनके पास वज़ीर ख़ारजा है, तो वो दूसरा अब इनके पास जो सारे मामला हैं, इंडस्ट्री इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, सही मुस्लिम लीग नून के पास वज़ीर-ए-आज़म इनका है। तो अब इस लिहाज से जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि भाई कैप्टन होने के हवाले से वो ज़िम्मेदार हैं, उनका काम है कि अपनी टीम को बेहतर करें और उनका ज़िम्मेदारी है कि मुल्क के मामलात को जो हैं वो ठीक करें। अगर वो ठीक नहीं करते हैं तो फिर वज़ीर-ए-आज़म में ज़िम्मेदार होता है ना जी, वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा तो कैबिनेट भी नहीं होगी। अब जैसे कैप्टन रिटायर्ड सफदर कह रहे हैं कि सिर्फ नून लीग को आपने कसूरवार नहीं कहना, ये तो पीडीएम की हुकूमत है। नहीं, वो देखिए उनका तो एक अपना बचाव का रास्ता है, लेकिन कप्तान तो आप है ना जी, वज़ीर-ए-आज़म जो होता है वो कैप्टन होता है। वज़ीर-ए-आज़म के सारे जो है वज़ीर जो हैं वो उसके अंडर में हैं, उनकी कमांड में हैं, तो वो उनको बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अब जो कुछ भी गड़बड़ हो रही है वो तवज्जो हटाने के लिए ये गड़बड़ हो रही है, तो ताकि पाकिस्तान में जैसा कि आपने जिक्र किया कि यहाँ पर हर एक आदमी मुस्तरिब है, बिल्कुल बेचैन है, तो वो इसके लिए ये है कि अगर वो ये उसको सोचने का मौका मिल गया तो ये एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। वो ये शुरू कर देंगे कि साहब आपने ये महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, हम तो महंगाई के खिलाफ खड़े हो गए। तो अभी किसी को ये अकल नहीं आई है कि महंगाई के बात करें, जो सियासी आदमी हों वो ये करें, बजाय इसके कि वो इमरान खान की और पीडीएम की उलझनों में फंसे हुए हैं। असल मसला तो महंगाई है जो कि जो आवाम को तंग कर रहा है, आराम को परेशान कर रहा है, तो इसलिए उसको आवाम को बिजी रखने के लिए उन्होंने ये शोशे छोड़े हुए हैं। तो वो कोई इस तरह इसका पकड़ नहीं रहा है कि असल चीज़ तो महंगाई है, आवाम की परेशानी है, आवाम मुस्तरिब है। अब जो हमारे कैमरा मैन हैं या हमारे जो दूसरे लोग हैं वो अब पेट्रोल खर्च के घर में आते हैं, तो अब जाहिर है कि इतना महंगा पेट्रोल बिक रहा है, डॉलर जो है रोज़ बढ़ रहा है। डॉलर मैन आ गया था वापस से, साग डार साहब हम जानते हैं कि साग डार साहब की क्या सलाहियत है, लेकिन क्योंकि हमारे दोस्त हैं तो और तो मसला ये है कि आपका ये जिम्मेदारी तो फिर पीडीएम की ले लें या और उसके ऊपर जो है फिर मुस्लिम लीग नून की ले लें, इस लिहाज से कि वज़ीर-ए-आज़म तो मुस्लिम लीग नून ठीक हो गया। मिर्ज़ा साहब आपका पॉइंट आ गया। असद महमूद साहब आपको क्या लगता है, जैसे कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने ये कहा कि नून लीग की हुकूमत नहीं है, सिर्फ पीडीएम की हुकूमत है, तो अब मुल्क के सियासी और मुआशी जो इस्तेहकाम नहीं बरकरार रह पा रहा, जो कन्फ्यूजन का इस वक्त हम देख रहे हैं कि शिकार है, जो अफरा तफरी फैली हुई है हर तरफ, क्या वाकई पीडीएम को ही हम कसूरवार ठहरा सकते हैं या फिर ये होना ही था? ये तो नवाज शरीफ की फैमिली से एक मासूम सी आवाज़ आप समझ सकते हैं कि नहीं ये तो पीडीएम की गवर्नमेंट है, ये हमारी हुकूमत नहीं है। इट्स नॉट लगता है, पूरा मुल्क समझता है कि ये हुकूमत जो है वो नून लीग की है। और इवन कहने को तो हम इंटरम गवर्नमेंट जो पंजाब के अंदर है उसको भी आप कह सकते हैं कि नहीं, इस इंटरम गवर्नमेंट है, इसने इलेक्शन कराने,
بٹ یہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نون سے بھی چند قدم آگے، اور جو نیریٹو نون کا ہے اس کو وہ 200% انشور کر رہے ہیں. سو ورچولی وی کین سے کہ ہاں جی بیسیکلی اٹ از دی نون لیگ. پی ڈی ایم والے جو ہے نا، جو ان کے ساتھ کی باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اسپیشلی پیپلز پارٹی کی اگر آپ بات کریں، یہ سارے بلنڈرز تو ایکچولی جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں یہ ان کے ہیں، اینڈ دیٹ از دی ریزن کہ آج بلاول زرداری جو ہے ہی از دی فارن منسٹر، اینڈ آئی کین ایشور یو یہ ملک اگر اسی بہتر طریقے سے اس سے پہلے جیسے چل رہا تھا تو میرا خیال ہے کہ کبھی بھی چانس نہ ملتا کہ بلاول زرداری وڈ ہیو بین دی فارن منسٹر آف دس کنٹری. تو پیپلز پارٹی کی تو لاٹری نکلی ہے، پیپلز پارٹی کو لیں، فضل الرحمان کی پارٹی کو لے لیں، یہ باقی جو دوسرے ایک لحاظ سے ممبر ہیں. دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں کہ جو کچھ بھی اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے، جیسے نصرت مرزا صاحب نے بات کی ہے، ڈالر کو لے لیں، پیٹرول کو لے لیں، مہنگائی کو باقی لے لیں، آٹا جس طریقے سے ہے، سرٹلی جو حکومت وقت فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ سرٹلی پنجاب آلموسٹ کو 55% آتا ہے پاکستان کا، تو ذمہ داری تو ایک لحاظ سے ان کی ہے. سو وی کانٹ سے کہ نہیں جی یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ساری پی ڈی ایم کی. نو ناٹ ایٹ آل، اٹ از بیسیکلی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ نون لیگ میں سے ایک معصومانہ سی ہاں، آواز آئی ہے، معصومانہ کہ وہ ایسے ایک معصومانہ سوال میں بھی کرنا چاہ رہی ہوں، آنے والے وقت میں بھی یہی حالات نظر آ رہے ہیں کہ مخلوط حکومت ہی ہوگی ملک میں. دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے آئی وڈ سے کہ آپ دیکھیں ہم اپنے ملک کو، ہمارا ڈو یو تھنک کہ اس سارے ماحول کے اندر پورے ملک میں کوئی ایک شخصیت آپ کو ایسی نظر آتی ہے کہ آپ کہیں نہیں یار میں ان سب کو ایک... سر میرا سوال یہی تھا کہ پھر کیا وزیر اعظم نون لیگ میں سے ہوگا یا کسی اور کو چانس دیا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ اگر نون لیگ کو یا پیپلز پارٹی دونوں کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیا جائے، اور جس طریقے سے ان کا طرز حکمرانی رہا ہے 8 سے لے کے 18 تک، 88 سے لے کے 99 تک، 72 سے لے کے پھر 77 تک بھی، اور پھر 81 سے لے کے 85 تک جب نواز شریف واز دی پہلے وہ وزیر خزانہ تھے پنجاب کے، پھر وہ چیف منسٹر رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی انہوں نے جس طریقے سے ملک کو رول کیا نا، تو کوئی انہوں نے اچھی بنیاد نہیں ڈالی ملک کی. میں آپ سے کہوں ہم بہت، ہمارے اندر بڑی صلاحیتیں تھیں، ہمارے لوگوں کا بڑا آئی کیو لیول بڑا ہائی تھا، اور اگر ان کے اندر تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہوتی اور وہ اپنے یعنی کہتے ہیں نا پرسنل انٹرسٹ سے، پارٹی انٹرسٹ سے ہٹ کے تھوڑا سا ملک کا سوچتے تو سچویشن وڈ ہیو بین ٹوٹلی ڈفرنٹ. اور اب دیکھیں نا، ہم بات کرتے ہیں 23-24 کروڑ کی ہماری آبادی ہے، فارغ ریزرو کتنے ہیں 4.2 4.5 بلین کے. آپ نے اگلے جون تک آپ نے آلموسٹ کو $25 بلین ادا کرنے ہیں. جو منتیں کی ہیں میرا خیال ہے کہ اس گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کی، اور اس کے ساتھ انہوں نے آئی ایم ایف کی ساری شرائط کو تسلیم کیا، اور اس کے باوجود بھی ان کا جو وہ 6 بلین کا پیکج تھا وہ انہوں نے کمپلیٹ کر کے نہیں دیا. سرٹلی وہ 30 جون کو اوور ہو رہا ہے. اینڈ ناؤ سے کہ جی جو اب ہم اس کے بعد ان کے ساتھ وی آر گوئنگ ٹو نیگوشیٹ ود دیم. سو ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ نون لیگ کہہ لیں یا پی ڈی ایم کہہ لیں، یہ بغیر کسی پلاننگ کے آئے اینڈ دے ٹک اوور دی گورنمنٹ، اینڈ دی اونلی ایم واز کہ انہوں نے اپنے کیسز کو کلیئر کرنا تھا، نیب کو انہوں نے ٹوتھ لیس کرنا تھا. اور آج دیکھیں نا ان 13-14 مہینوں کے اندر کوئی ایک قانون سازی ایسی ہوتی ہوئی دیکھی ہے، کوئی ایسی ڈسکشن دیکھی ہے ان کی پریس بریفنگ جو 6-7 ہزار آپ نے دیکھی ہیں، کوئی دیکھی جس میں لوگوں کے بارے میں ان کو بات کی ہو؟ ایسا ہی ہے. اسد محمود صاحب کا جو پوائنٹ ہے اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. عارف صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، جیسے ابھی ہم راجہ میر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے، جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ 14-15 مہینے گزر گئے ہیں لیکن پی ڈی ایم حکومت کچھ بھی ایسا نہیں کر پائی، کوئی ایسی نئی قانون سازی نہیں ہو پائی جس میں ہم عوام کا مفاد دیکھ سکیں، تو آنے والے وقت میں اگر ہم ان کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے، ان پر بات نہیں کریں گے، ان پر آواز نہیں اٹھائیں گے، تو پھر عام آدمی کیا کرے گا؟ دیکھیے، آپ کا جو بنیادی سوال تھا وہ یہ تھا کہ جی کیا اس حکومت کو ہم نون لیگ کی حکومت کہہ سکتے ہیں؟ اوبویسلی جو وہ وزیر اعظم ہیں وہ ہمیشہ کیری کرتے ہیں نام حکومت کا، اور وزیر اعظم کے ساتھ جو 2 مین اور میجر منسٹریز ہیں، ایک داخلی اور ایک فائنانس کی، یہ دونوں بھی نون لیگ کے، کیونکہ ہمارے ملک کے بیسک جو ایشوز چل رہے ہیں وہ فائنانس کے چل رہے ہیں، اور دوسری جو چل رہا ہے وہ داخلی طور امور کے چل رہے ہیں، اور آن ٹاپ از دا پرائم منسٹر ہو ہیز ٹو ٹیک دا ڈیسیژن. تو بیسیکلی یہ نون لیگ کی ہی حکومت ہے. اور بڑا اچھا یہاں کہا گیا کہ نون لیگ کی حکومت جس پرپس کے لیے آئے تھے اس میں انہوں نے 100% ریزلٹ اچیو کر لیا. انہوں نے وہ میگا کرپشن کے کیسز اور
इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में ओवरसीज का राइट खत्म करना और ये गोल्स अचीव कर लिए। बट मूविंग फॉरवर्ड के जी ये तो चले, अभी अक्टूबर में नए इलेक्शंस होने हैं, तो नए इलेक्शंस में हमें यही अभी भी जोन सी हैं इत्तेहाद है, 13 पार्टीज हैं, और 13 पार्टीज में जब दोबारा, क्योंकि अभी तो श्योर नहीं थे कि 1 साल चलेगा, 6 महीने, खुद हुकूमत को नहीं पता था कि वो कब तक हुकूमत में रहेंगे, लेकिन अगले जी आमिर साहब आप बोलिए। सबसे बड़ी रेस जो लगेगी वो वजीर आजम शिप के लिए लगेगी, क्योंकि मेन कंटेंडर्स इसमें आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ, इन दोनों के जो स्टेक्स हैं वो बिलावल साहब को वजीर आजम बनाना चाह रहे हैं, ये जो से हैं मरियम बीबी को लाना चाह रहे हैं मियां साहब। लेकिन उसमें आप देखिए कि ये जो अब इसमें जोड़ तोड़ हो रही है, जैसे कि बाप पार्टी थे या ये जो इंडिपेंडेंट्स थे, और जैसा कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान में बड़े इफेक्टिवली काम कर रही है, साउथ पंजाब में काम कर रही है, सिंध ऑलरेडी उनके पास है, तो देखा जाएगा कि ओवरऑल अगर पीपल्स पार्टी चारों सूबों में आ जाती है कुछ ना कुछ गेन करके, तो फिर बिलावल भुट्टो परहैप्स सीम्स, अगर माइनस इमरान किया जाता है तो वो ज्यादा एक्सेप्टेबल हमें चेहरा नजर आ रहा है। और बाय दैट टाइम नून लीग को फिर ये परेशानी होगी कि सब कुछ तो हमने किया, एट स्टेक तो हम थे, और पिछले इमरान खान के दौर में प्रेशर से, प्रॉब्लम से, जेलों से तो हम गुजरे, लेकिन अल्टीमेटली अगर वजीर आजम बिलावल बन जाते हैं तो ये फिर एक दोबारा से वो आपस में एक रस्साकशी शुरू हो जाएगी, और जो मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म करने की और माइशत आमिर साहब आप बार बार कह रहे हैं बिलावल भुट्टो भी जो है वो वजीर आजम बन सकते हैं, मेरा आपसे ही सवाल होगा, क्या आप समझते हैं कि उनके अंदर इतनी अहलियत है कि वो मुल्क की क़यादत संभाल सकें? देखिए, अहलियत को आप किससे कंपेयर करेंगे, आपने उसी चॉइसेस में से देखना है, और क़यादत अभी फॉरेन ऑफिस भी तो आप देख लेना, फॉरेन मिनिस्ट्री कोई छोटी मिनिस्ट्री तो नहीं है, इट इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टरशिप इंटरनेशनल एरिना में आपने करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि जब मुल्क में पॉलिटिकल सिस्टम इस किस्म का हो कि जो बज़ाहिर सबसे बड़ी जमात थी, जब साइडलाइन कर दी जाएगी तो फिर लीडरशिप जो आती है उसमें बिल्कुल इस किस्म के इश्यूज आपको नजर आएंगे, एक्सेप्टेंस के इश्यूज नजर आएंगे, आपको परेशानियां होंगी मुख्तलिफ जगहों पे, बट दिस इज हाउ, अगर ये प्ले बुक में यही लिखा है तो फिर ऐसे चलता हुआ हमें नजर आएगा। बट अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अगर ये जो इकोनॉमी की सबसे बड़ी बात है, इकोनॉमी की बात यह है कि आपके आने वाले बजट में आपके पास अपनी डेथ सर्विसेज के एक कम आपका रेवेन्यू जनरेशन। बिल्कुल सर, आपका पॉइंट आ गया, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, थर्ड टॉपिक की जानिब बढ़ने। असद महमूद साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, वेरी क्विकली आप कह दीजिए, फिर मैं पोल की जानिब जाऊं। बिल्कुल, मैं आमिर अब्बास साहब ने जो बात की है ना, सर्टनली अबाउट बिलावल जरदारी एज फॉरेन मिनिस्टर, मेरा ख्याल है फॉरेन मिनिस्ट्री की अगर परफॉर्मेंस को आप देखते हैं और ओवरऑल आज जो पाकिस्तान की स्टैंडिंग रीजन के अंदर देखते हैं, ये दुनिया के अंदर देखते हैं, तो मेरा ख्याल है कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। ही कुडंट डू मच एक्चुअली, वो ऐसे ही था कि जैसे इनको प्रेजेंट किया जा रहा पूरी दुनिया के सामने कि दिस इज़ द मैन हु मे बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, बट दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट। यानी आप देखें, नाना को ले लें, फिर वालदा को ले लें, इसके बाद ओके जी वाले साहब को ले लें, एंड देन ही हिमसेल्फ, मतलब हम किस दौर के अंदर रह रहे हैं। अगेन आई वुड से ज़्यादा दूर मत जाए ना, आप इंडिया के अंदर देख लें, क्या ऐसा है कि इनहेरिटेंस जो है वो सियासत के अंदर चल रही है, इनहेरिटेंस जो है वो प्रीमियरशिप के अंदर चल रही है? नो, ये ट्रेंड मेरा ख्याल है हमें बहुत सीरियसली देखने की और ख़त्म करने की ज़रूरत है। नॉट एट ऑल। पोल की जाने बढ़ना, क्योंकि हमने ब्रेक भी लेनी है। नाज़रीन का जिस तरह से हमने सोशल मीडिया पे ये सवाल जो है वो पोल के लिए रखा कि क्या हम जो है वो मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जिम्मेदार सिर्फ PDM को ठहरा सकते हैं, तो 64% यही मानते हैं कि जी हाँ, ये ठहराना जो है वो जिम्मेदार बिल्कुल ठीक है, और 36% का ये मानना है कि ऐसा नहीं है। एक ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक से वापस आते हैं, आज के थर्ड टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे आज के तीसरे टॉपिक की जानिब, और आप कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही की, जिनको कल एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया था लाहौर से, और आज सुबह उन्हें अदालत ने करप्शन के मुकदमे में बरी किया ही था कि एक और मुकदमे में उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर परवेज़ इलाही ने मज़ीद जो कहा वो ये था कि मैं बेगुनाह हूँ और पाक फ़ौज का हामी हूँ, मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा, PTI में हूँ और उसी में रहूँगा।
अब कुछ एक्सपेक्टेशंस तो ये आ रही थी कि शायद परवेज़ इलाही भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह देंगे या जो है वो ऐलान कर देंगे कि अब मैं सियासत से किनारा इख्तियार कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन वो तो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हूँ और इसी में ही रहूँगा। खैर ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही रहते हैं या वो भी सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान करते हैं अपने दीगर फ़रीक़ैन के हवाले से। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आए रोज़ हमें नज़र आ रहा है कि एक के बाद एक PTI को भी खैराबाद कहते हुए दिखाई देते हैं और साथ ही सियासत छोड़ने का ऐलान करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कुछ रोज़ के बाद बयानियाँ सामने आते हैं और दोबारा री एंट्री हो जाती है सियासत में। अब आने वाले हालात परवेज़ इलाही के लिए कितने मौसर साबित होंगे या कितने जो हैं वो उनके लिए मुश्किलात दरपेश होंगी, ये हम अपने पैनल से जानना चाहेंगे। और आमिर साहब, मैं आपसे ही कंटिन्यू करना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि परवेज़ इलाही जो है वो PTI के साथ ही रहेंगे आने वाले वक्त में, या जिस तरह से मुश्किलात उनके लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है वो भी PTI छोड़ देंगे? परवेज़ इलाही साहब तो सियासत के बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं। परवेज़ इलाही साहब को लाजमी तौर पे नज़र आ रहा है कि अगला सेटअप अगर ऐसे बनता है कि जिसमें इमरान खान साहब को साइड पे किया जाता है तो फिर वहाँ पे कंटेंडर्स बहुत ज़्यादा हैं। अब परवेज़ इलाही ने देखना है कि क्या बिलावल भुट्टो को कुछ मिलेगा, क्या मरियम बीबी को मिलेगा, जहांगीर तरीन को मिलेगा, या उसके अलावा जो दूसरे ग्रुप्स बन रहे हैं उनको मिलेगा, या मुझे मिलेगा। तो ये इतना कुछ है कि ये सब कुछ के लिए, हर किसी के लिए ये तमाम चीज़ें मौजूद नहीं होंगी। शाह महमूद कुरैशी को मिलेगा। तो कंटेंडर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब परवेज़ इलाही को देखना है कि उसने कोई 6 महीने या साल की सियासत नहीं करनी, लॉन्ग रन करनी है। और उनके बेटे मोनिस इलाही की जो असल टेक है वो क्या है, क्योंकि उनका स्टांस काफ़ी उन पे भारी होता है। तो लेट्स सी कि परवेज़ इलाही आई थिंक कि वो बड़े सोच समझ के फौरी इसमें नहीं आएंगे लालच में कि जनाब ठीक है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज पे जो सी है पॉसिबिलिटीज वो ऐसी हैं कि जो कि किताब में तो नजर आएंगी, लेकिन अगर प्रैक्टिकली जब उनकी तरफ बढ़ा जाएगा तो ये ठीक हो गया। आमिर साहब, कंटिन्यू करूंगी, आपसे ही सवाल करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है परवेज़ इलाही के अगर हम सियासी मंजरनामे को देखें, सियासी स्टांस को देखें, उनकी पर्सनालिटी को अगर जज करना चाहें तो क्या वो PTI के साथ रहेंगे? क्योंकि हमारा बेसिक सवाल ये है, या वो भी PTI से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे? आमिर साहब से हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको आवाज़ आ रही है सर तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है असद साहब, मैं आपसे ये सवाल कंटिन्यू कर लेती हूँ। देखें ना, अगर फिर परवेज़ इलाही साहब को देखें जी, बहुत अरसे से वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर हैं और बहुत ही जिसको कहते हैं कि एक ज़ेरक और दूरअंदेश सियासतदान हैं। बिल्कुल मैं सेकंड करूंगा आमिर अब्बास साहब की बात को भी कि ये जो पॉलिटिक्स इस वक्त अगर पाकिस्तान में आपको नज़र आ रही है, इट इज़ नॉट शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स के 6 महीने या 8 महीने या साल के लिए करें, अपनी जान छुड़ाएं, आएँ, ओके प्रेस ब्रीफिंग दें और उसके बाद आप साइड पर हो जाएं। बिकॉज ऑल दोज पीपल, ये हकीकत में आपको बता दूं कि जो आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए सर्टन नज़र आते हैं, फ़ाइन उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, उनकी वीकनेसेस होगी, कोई भी चीज़ आप ये देख लें, एक्चुअली वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी जाते हैं कि दे हैव नो फ्यूचर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये रियलाइजेशन जो है ये इस PTI के अंदर ये मौजूद है, इसके अब जो लोग हैं उनके अंदर ये मौजूद है। और सर्टली बिल्कुल ये बात भी ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें जी उनके चेयरमैन को अगर एक साइड पे किया जाता है तो पार्टी हैज़ टू बी रन, और पार्टी को लोगों ने चलाना है। और ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि वोटर जो है वो तो सिर्फ PTI का है और वोटर उसी पे चलेगा जिस पे उनके जो PTI के चेयरमैन है एक लिहाज से उनको वो लोगों को कहेंगे। डिसीजन तो इन एनी केस जो है वो तो होना है उनके चेयरमैन का, बट चाहे शाह महमूद कुरैशी आते हैं या इवन परवेज़ इलाही साहब की बात करते हैं, मेरा ख्याल आज का जो स्टांस था परवेज़ इलाही का, दिस वाज वेरी इनकरेजिंग फॉर दोज जो कि फील होता था कि अच्छा वो भी पार्टी जैसे छोड़ के जा रहे हैं। PTI के वर्कर्स के लिए भी बड़ा एक पॉजिटिव उन्होंने मैसेज मैं समझता हूँ कि छोड़ा है। बिल्कुल, ये घबराना और नहीं, देखें ना ये जब भी बहुत कहा मुश्किल वक्त भी था ना, जब इतना ये इनकी फैमिली के भी डिस्प्यूट्स थे या फैमिली के साथ भी इन्होंने होना था, तो इट वाज दैट टाइम कि जहाँ पे उन्होंने कहा जी कि नहीं वो सिर्फ PTI के साथ एक लिहाज से चलेंगे। तो जब वो इस हद तक आगे चले आए हैं तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, उनकी अपनी जो पर्सनालिटी है, जो किसी को ज़ुबान देते हैं जो उसका वो पास रखते हैं, और जिस तरीके से इनका जो बेटा है मोनिस इलाही, आई वुड से कि ही टू इज़ कमिंग अप वेरी वेल इन अ वे पॉलिटिक्स के अंदर, तो मैं ये महसूस करता हूँ कि परवेज़ इलाही इज़ गोइंग टू स्टे। वाई? बिकॉज
یہ بھی بات ضرور ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں نا پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹشپ کے کتنے ایک لحاظ سے آپ کو امیدوار نظر آتے ہیں. پیپلز پارٹی کو لیں, نون کو ایک لحاظ سے آپ لے لیجئے, ٹھیک ہے نا. پھر جی جو اگر JKT کی آپ جہانگیر خان ترین کی آپ بات کریں, اور ادر دین دیٹ PTI کے اندر بھی آپ ایک لحاظ سے لے لیجئے. بٹ سٹل یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو آنے والے وقت ہیں, یہ جو ان کے اندر سیاست ہے, وہ میرا خیال ہے انہی لوگوں کی ہوگی جو کسی ایک پارٹی کے ساتھ چلتے ہیں اور وفادار رہتے ہیں. وائی بیکاز یہ چیز پاکستانی عوام کو اس دفعہ بے انتہا ناگوار گزری ہے کہ جس طریقے سے لوگوں نے پارٹی تبدیل کی, اپنے وفاداریاں تبدیل کی. اس سے پہلے تو میں بھی الیکٹیبلز ایک لحاظ سے چل رہے تھے, بٹ آئی فیل کہ یہ جو نئی پود ہے, مطلب یہ اور طرح کے لوگ ہیں, ویری وائبرنٹ, ویری ویل ریڈ, یا ان کو ایک لحاظ سے نالجیبل بھی لوگ ہیں. یہ جو سرداری سسٹم تھا, چاہے انٹیریئر سندھ کی بات کرتے ہیں, صدرن پنجاب کی بات کریں, سینٹرل پنجاب کی بھی بات کر لیں, KPP میں ایک لحاظ سے لے جائیں. اب میرا خیال ہے وہ برادری یا خاندانی سسٹم جو ہے وہ آپ دیکھیں گے اگلے الیکشن جب بھی ہوتے ہیں وہ آپ کو تھوڑا سا بریک ہوتا ہوا نظر آئے گا. یس, اس کے اندر آپ کو دراڑیں پڑتی ہوئی نظر آئیں گی, اور وہ جو جینون کینڈیڈیٹ ہوں گے نا, ایکچولی انہی کو لوگ میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ دیتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک چھوٹا سا سوال اور کرنا چاہوں گی, پھر ہم نصرت مرزا کی جانب بڑھیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کون زیادہ اہلیت رکھتا ہے, جو ہے اگر ہم پارٹی کی صرف بات کریں اسپیسیفکلی, پرویز الہی یا پھر شاہ محمود قریشی؟ دیکھیں دونوں کیپیبل آدمی, اس میں کوئی شک نہیں, تجربہ بھی دونوں کا ہے اسی طریقے سے. نو اٹ از ٹو بی سین کہ جی اگر دیکھا جائے تو شاہ محمود قریشی کی بھی بڑی خدمات ہیں اس پارٹی کے لیے. وہ انہوں نے ہر سرد گرم میں سمجھتا ہوں کہ اپنی پارٹی کے ساتھ چلے ہیں, اور جس طریقے سے میرا خیال ہے پرویز الہی, ان کی فیملی کو جس طریقے سے زچ کیا گیا ہے, تو وہ بھی اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے عزم اور ارادے کے اندر بھی ایک لحاظ سے کمی نہیں آئی ہے. اینڈ دے بوتھ, جی بالکل ڈٹے ہوئے ہیں, دے بوتھ آر کیپیبل کہ پارٹی ان کو کسی حال کے اندر, رنگ کے اندر ملتی ہے. اگر پارٹی کی چیئرمین کہتی جی کہ یہ پارٹی کی باغ ڈور میں اس کو دے رہا ہوں, تو دے آر کیپیبل بوتھ آف دیم. جانب ہم بڑھتے ہیں. مرزا صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کہتے ہیں, جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ پرویز الہی جو ہیں وہ PTI سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں یا نہیں, آپ کی نظر میں PTI کا ساتھ ہی دیں گے, وفاداری نبھائیں گے؟ دیکھیے, یہ پہلی دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ چودھری برادران میں آپس میں اختلاف ہوا ہے بچوں کی وجہ سے, اور منی صلاحی از اے ویری اسٹرانگ مین, جو کہ اس نے فیصلہ کروایا کہ ہاں PTI کے ہم ساتھ دیں گے. بنیادی طور پر عمران خان کی غلطی یہ تھی کہ ان کو جو ہے استعفیٰ دلوایا, جو ان کو نہیں دلوانا چاہیے تھا. لیکن یہ ہے کہ جو اندرونی طور پر ان کے PTI کے لوگوں کا پریشر تھا, جس میں سے جو کہ گجرات کے لوگ زیادہ تھے اس کے اندر, کہ جو ان کو کہا کہ بھائی یہ ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا, یہ چھوڑ سکتے ہیں. تو میں جانتا ہوں چودھری شجاعت صاحب کو, کیونکہ ہمارے بہت اچھے دوست رہے ہیں, تو اور اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب اتنے ہمارے تعلقات نہیں رہے ہیں. لیکن اس کی دفعہ انہوں نے جس طرح کا مظاہرہ کیا ہے جو استقامت کا, وہ تعجب خیز بات ہے, کیونکہ یہ جو چودھریوں کا خاندان ہے بہت سیف کھیل کھیلتے ہیں, اور وہ اپنے طور پر جو بھی کوئی پریشر ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ قبول کر لیتے ہیں آسانی سے. اب سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جو بات آپ نے پوچھی ہے اب دوسرے ہمارے برادران سے, تو اس میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کا ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اگر دونوں کے درمیان میں اگر وزیر اعظم کے معاملے میں ٹائی پڑے تو وہ شاہ محمود قریشی کو اس لیے لے لیا جائے گا کہ ان کی انگریزی بہت اچھی ہے, ان کی وہ وزیر خارجہ رہے ہیں, اور یہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ تک اپنے آپ کو محدود کر لیں گے, تو اس طرح سے بٹوارہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ بھی میرے خیال میں پرویز الہی پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالے گی, اس لحاظ سے کہ وہ سمجھتے ہوں کہ وہ مینیجبل ہیں. تو مینیجبل آدمی جو ہوتا ہے وہ ابھی اگر فرض کریے ابھی وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اگر وہ ہر آدمی جو ہے وہ جو ہارڈ لائنر ہے اس کو تو وہ دبا رہے ہیں, لیکن جو مینیجبل ہے, جو آئندہ کے لیے مینیجبل ہوگا, اس کو وہ چھوڑ دیں گے, کیونکہ آئندہ جا کے پھر اس سے کام لے لیں گے. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں اس کے اندر جو پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے, اور جو اس کو جس طرح سے اس کو ڈرائیو کیا جاتا ہے, جس کو چلایا جاتا ہے, اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ PTI میں رہیں گے, اور ان کا اس طرح سے ان کے اوپر اتنا دباؤ بھی نہیں بڑھے گا جتنا کہ دباؤ پرویز خٹک پہ آیا ہے. جیسا کہ ٹھیک ہو گیا مرزا صاحب, آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. عامر عباس, آپ کا جو ہے وہ ایک پوائنٹ رہتا تھا, سوال رہتا تھا, کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہم آپ کو سن نہیں پائے تھے. سر کمنٹ کر دیجئے تاکہ ہم کلوزنگ کی جانب بڑھیں.
देखिए, आई टोटली एग्री विद नुसरत साहब। उन्होंने बड़े क्लियरली कहा है कि जी अगर इन दोनों में टाई होती है जी जी तो टाई में देखना है कि एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कि इमरान साहब क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों पीटीआई की तरफ से आते हैं तो ऑब्वियसली पीटीआई के चेयरमैन और पीटीआई के अंदर जो दीगर रहनुमा हैं वो किस पे ट्रस्ट करते हैं, पब्लिक को बड़ा इंपॉर्टेंस दी जाती है पीटीआई में, तो फाइनल डिसीजन करेंगे इमरान खान साहब। एंड सीम्स कि जी जो इंटरनेशनल एरिना है उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब वुड बी अ मोर सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर देन परवेज इलाही साहब, जो कि एक बेहतरीन सीएम पंजाब बन सकते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन आपका भी पॉइंट आ गया है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि दोनों में से कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो साथ निभाता है या कौन जो है वो अलहदगी इख्तियार करता है। पब्लिक भी थोड़ी कंफ्यूज नजर आती है। पोल की अगर हम बात करें तो 50% को लगता है कि जी हाँ परवेज इलाही जो है वो पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे, जबकि 50% का ये मानना है कि वो अलहदगी इख्तियार नहीं करेंगे। लेट्स सी, ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। अभी चूंकि हमें इजाज़त का वक्त है और हम जो है अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तजज़िये से हमें आगाह किया। आपसे इजाज़त लेंगे, अल्लाह की के बाद।